हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आस्था का टेस्ट सीरीज चला था और बीपीएससी 67 प्री के लिए अभी तक 7 पेपर कंप्लीट हुए हैं। 8वां पेपर आज हम देखेंगे और ये जो है बिहार स्पेशल से संबंधित है। ठीक है, बिहार स्पेशल है इसमें और पूरी व्याख्या के साथ है। और आपको पता है कि बिहार स्पेशल के अच्छे खासे प्रश्न आते भी हैं बीपीएससी में। ठीक है, तो अच्छा खासा प्रश्न कवर हो इस प्रश्न पत्र के माध्यम से, साथ में उसकी जो व्याख्या है उसके माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको मिल जाए तो इस सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करेंगे हम आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जो कि बिहार स्पेशल से संबंधित है, अस्थाई के पीडीएफ से। और इस 67 बीपीएससी प्री के लिए जो कि 8 मई को होने वाला है। तो समय नहीं गंवाएंगे ज़्यादा और फालतू समय भी नहीं लेंगे। इतना है कि भाई वीडियो को ईमानदारी से देख लीजिए, 2-4 फैक्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो पीडीएफ में है उससे 2-4 फैक्ट एक्स्ट्रा रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले जो वीडियो हैं आप लोगों ने देखा होगा, उसमें अच्छा खासा फैक्ट्स दे रखा है कि जिससे आपके अच्छे खासे प्रश्न कवर हो सकें। पीडीएफ से थोड़ा हट के एक्सप्लेन किया है उसे, व्याख्या उसकी की है हमने। तो फिर शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और बिहार स्पेशल से संबंधित है तो पहला प्रश्न इसका बनता है कि इतिहास काल में चिरांद प्रसिद्ध था। देखिए, इतिहास काल में जो चिरांद था ना, वो हड्डी उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और ये अभी हम जो क्लास चला रहे हैं इसमें फटाफट रिवीजन की सीरीज में, जो गूगल मीट पे क्लास चलती है शाम को 7 बजे, उसमें भी हमने पढ़ाया है भाई, हाल ही में पढ़ा दिया है कल या परसों वाली क्लास में ही, कि चिरांद के बारे में हमने बताया ये हड्डी उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पुस्तक में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, कीकट और व्रात्य के बारे में हम जब कल वैदिक पीरियड पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था ऋग्वेद में बिहार के लिए व्रात्य और कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अथर्ववेद में बताया गया है अंग और मगध को दूरस्थ प्रदेश के रूप में वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ हमने कल ही बताई है, आप लोगों का ध्यान होगा तो इसका सही उत्तर ऋग्वेद हो जाएगा। कीकट और व्रात्य दोनों शब्द याद रखना। अगला प्रश्न है, आर्यों का विस्तार सदानीरा के नदी के तट पर लगभग 800 ईसा पूर्व में हुआ था, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है। सदानीरा नाम नदी है गंडक का, शतुद्री बोलते हैं सतलज को। तो देखिए, इसका वर्णन ऋग्वेद में तो हुआ ही है। ठीक है, देखिए क्या है कि 800 ईसा पूर्व में आर्यों का विकास सदानीरा नदी के आसपास हुआ था। ये जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है ब्राह्मण से। ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो याद रखना ब्राह्मण ग्रंथ है और ब्राह्मण ग्रंथ में भी कौन सा ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण है। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिथिला की स्थापना किसने की थी भाई? मिथिला, देखिए याद रखिएगा कि यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में विदेह राज्य का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यहाँ के राजवंश की शुरुआत की थी इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि विदेह से मानी जाती, जो सूर्यवंशी भी थे। इसी वंश के दूसरे राजा थे मिथि। जनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी। नाम क्या है? मिथि जनक विदेह। इसके बाद इस वंश के सभी राजाओं के नाम के साथ जनक शब्द जुड़ने लगा। तो सही उत्तर मिथि जनक विदेह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? अंग की राजधानी क्या थी भाई? अंग की राजधानी चंपा होनी चाहिए ना, क्योंकि महाजनपद काल है ये। तो इसका उल्लेख हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले ही कि अथर्ववेद में अंग और मगध को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। ये यहाँ पे अधिकांशतः गैर आर्य निवास करते थे। याद रखना, आरंभिक दौर में इसकी राजधानी मालिनी थी, जिसका नाम बाद में इसके राज अथवा नदी के नाम पर चंपा या चंपावती रख दिया गया। अंग की राजधानी चंपा है। तो भागलपुर के समीप स्थित इस क्षेत्र को ह्वेनसांग ने चेननपो कहा था। तो मालिनी नाम है, ध्यान रखना इसकी प्रारंभिक राजधानी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी किस वंश के थे? महावीर स्वामी भाई देखिए क्या है कि लिच्छवी राज्य की राजधानी थी वैशाली। इसकी पहचान बसाड़ गांव से होती है।
ज्ञात्रिक या शात्रिक कुल से संबंधित राजा सिद्धार्थ जो थे, ज्ञात्रिकों के प्रमुख स्थान कुंडग्राम वैशाली में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो देखिए, शत्रुक भी है और ज्ञात्रिक भी है, दोनों ही शब्द इसके लिए मतलब इनके लिए यूज होंगे, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैशाली की नगर वधु कौन थी? वैशाली की नगर वधु थी आम्रपाली। इन्होंने आम्र वाटिका दान दी थी गौतम बुद्ध को निवास के लिए। ठीक है, उनकी शिष्या बनी पहले, समझे। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में व्रात्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो व्रात्य शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में हुआ है, तो ये किसके लिए हुआ? देखिए, गंगा से उत्तर की ओर विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य था। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता भाई। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों के उल्लेख जो हैं ये पतित या व्रात्य के रूप में किया गया है। किसमें किया भाई? वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य में व्रात्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? मगध के लोगों के लिए। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मगध के लोगों के लिए, ए वाला उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, बृहद्रथ के समय अंग की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी क्या थी? देखिए, बृहद्रथ जो था ना वो रिपुंजय था, अंतिम शासक। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय, जिसको उसके एक मंत्री पुलिक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बनाया, और एक अन्य दरबारी था महीय ने पुलिक वंश के पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। तो बृहद्रथ के वंश के समय मगध की राजधानी का नाम था वसुमती, गिरिव्रज या राजगृह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वसुमती भी है, गिरिव्रज भी है, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है, इनमें से किस राजा ने अंग को मगध में मिलाया था? देखिए, अंग को मगध में मिलाने का काम जो किया ना, बिंबिसार जो था, है ना, बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंध बहुत सारे स्थापित कर लिए थे। मद्र की राजकुमारी से शादी कर रहा है कहीं, है ना, ऐसे कुछ चल रहा था। तो बिंबिसार, अंग को मगध में किसने मिलाया? बिंबिसार है ये। ठीक है, ध्यान रखना, अंग को मगध में बिंबिसार ने मिलाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी राजगृह के निर्माण का श्रेय किस वास्तुकार को जाता है? मगध की राजधानी थी राजगृह, इसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो इसके निर्माण का श्रेय जाता है महागोविंद को। ठीक है, आज ही हमने पढ़ाया भी है कि 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसमें से जो चंपा है ना, चंपा का भी वास्तुकार महागोविंद ही है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल की मृत्यु किस संघर्ष में हुई थी? मखली गोसाल की मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी मगध और लिच्छवी के संघर्ष में। सही है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध के स्थान पर पाटलिपुत्र में राजधानी स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया तो उदयन ने बनाया था भाई। ये आप लोगों को पता है कि अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में उदयभद्र या उदयन मगध की गद्दी पर बैठता। उदयभद्र भी नाम है इसका। ये 444 ईसा पूर्व तक शासन करता है। महावंश के स्वर इसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है और यहाँ एक किले का निर्माण भी करवाता है। तो कौन कौन भाई? उदयन है और उदयभद्र भी है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने जिन की मूर्ति उठा लाया था? कौन शासक है भाई जिसने जिन की मूर्ति उठा लाई? ठीक है, अरे नहीं, 14 नंबर प्रश्न छूट गया हमसे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? हर्यक वंश का अंतिम शासक है नागदशक। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने जिन की मूर्ति उठा लाई थी? तो याद रखना, महापद्मनंद। इसने 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की और यह सबसे प्रमुख अभियान इसका कलिंग विजय था।
इसने विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्म नंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का भी उल्लेख मिलता है। तो याद रखना, नाम है भैया महापद्म नंद। इसने उपाधियां भी धारण की थी। महापद्म नंद ने कौन सी उपाधि भाई? वो थी द्वितीय परशुरामो, राम और क्षत्रियों का नाश करने वाला। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक के मगध का राजा होने का प्रमाण मिलता है? तो भाब्रू, इसका भाब्रू सही उत्तर होना चाहिए। देखिए, बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। लगभग 4 साल तक ये चलता रहा। 269 ईसा पूर्व में सम्राट बनता है अशोक और मौर्य वंश का महानायक शासक सिद्ध हुआ। मस्की अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख है, लेकिन भाब्रू अभिलेख में अशोक के मगध का राजा होने का प्रमाण मिलता है। अच्छा, याद रखना, भाब्रू स्तंभ लेख को ही बैराट स्तंभ लेख भी कहा जाता है। तो मान लीजिए भाब्रू ना आए, बैराट आए, या बैराट और भाब्रू दोनों आए, तो बैराट अगर आता है भाब्रू की जगह पे तो बैराट सही। अगर भाब्रू और बैराट दोनों आता है तो सही उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ई होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में इनमें से कौन सी भाषाई लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक, ग्रीक, ये भाषाएं रही हैं, प्राकृत भाषा नहीं रही है ना? क्या कि ग्रीक नहीं रही है? देखिए क्या है, अशोक के अभिलेखों को स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया था, जिससे जनता को पढ़ने में आसानी हो जाए। इसमें मुख्य रूप से प्राकृत भाषा रही है। ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक, अरामाइक लिपि का भी प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है भैया अशोक के समय में। ये कौन सा समय भाई? 247 BC। ठीक है, अध्यक्ष कौन रहता है? मोगलीपुत्र तिस्स होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 247 BC होगा। अगला प्रश्न है, काला सूत्र नामक पुस्तक का संबंध किस धर्म से है? इसका संबंध है जैन धर्म से। काला सूत्र नाम है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में पहली जैन सभा का आयोजन किया गया? देखिए, अध्यक्ष के रूप में, तो अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था भैया, इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र, है ना? स्थूलभद्र था। 500 पहली जैन संगीत की बात हो रही ना। पहली जैन सभा जो हुई थी वो 400 BC के आसपास हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। तो इसका सही उत्तर स्थूलभद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था भाई? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखना। कहाँ हुआ था भैया? देखो, ये शाक्य कुल से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्त हो गया तो तथागत कहलाए। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। पहला उपदेश इन्होंने जब दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो सारनाथ में दिया, जिसको मृगदाव या ऋषिपत्तन भी बोला जाता है। वहाँ पे 5 ब्राह्मणों को उन्होंने उपदेश दिए हैं, और 5 ब्राह्मणों को उन्होंने बताया कि दुख जो है पूरे दुनिया में सबके पास है। तो उन्होंने बताया कि 4 आर्य सत्य के बारे में, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। और उन्होंने फिर बताया कि इस दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण उन्होंने बताया कि अज्ञानता है। तो अज्ञानता कैसे दूर होगी, उन्होंने उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताए। तो पहले ही उपदेश में उन्होंने बताया, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इसका प्रत्येक चिन्ह बनता है चक्र। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? अभी हमने बताया अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने दिए थे भाई। अभी हमने जस्ट बताए हैं आपको। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति। ठीक है, ये उन्होंने 8 मार्ग बताए थे, 8 तरीके बताए थे कि भैया अज्ञानता कैसे दूर हो सकती है। तो हमने अभी पहले इसका जिक्र कर लिया था, तो महात्मा बुद्ध सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दूसरी बौद्ध संगीति जो कि देखिए
पहली बौद्ध संगीति हुई है, पहली बौद्ध संगीति कब हुई है? पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप अध्यक्ष रहे हैं, अजातशत्रु शासक रहे हैं, है ना। तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है 383 बीसी में, सुबुकामी की अध्यक्षता में। कालाशोक इसके शासक थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाटली नहीं, वैशाली, ठीक है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? जो चीनी यात्री फाहियान है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया हुआ था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बौद्ध रचनाओं में 16 महाजनपदों के अलावा कितने गणराज्यों की चर्चा मिलती है? देखिए 16 महाजनपद तो हैं, ठीक है। इसके अलावा 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है। प्राचीन अंग क्षेत्र का विस्तार है, अंग क्षेत्र, जो प्राचीन अंग क्षेत्र है ना, वो मुंगेर, भागलपुर और बांका में है। तो मुंगेर में है, भागलपुर में है, बांका में है, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है पेपर में, ठीक है। तो फाहियान जो था वो 405 से लेके 411 ईस्वी तक रहा है भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ पर कब अधिकार प्राप्त किया था? इल्तुतमिश ने कब प्राप्त किया था भाई? देखिए इन्होंने 1210 में गद्दी पर बैठते हैं ये, और 1225 में जाके ये बिहार शरीफ पर अधिकार करते हैं। इसका सही उत्तर 1225 हो जाएगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी आधुनिक नालंदा जिला में स्थित बिहार शरीफ में थी। इस राज्य और इसकी तत्कालीन राजधानी का नाम था बिहार, इसी काल में पड़ गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? ये सबको पता होगा, बचपन का नाम था फरीद खां। अगला प्रश्न है, अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अमर सिंह के द्वारा जगदीशपुर में की गई थी। देखो 1857 की क्रांति चल रही थी, है ना। कुंवर सिंह के भाई हैं ये अमर सिंह। इन्होंने जो सरकार बनाई, समांतर सरकार बनाई थी, वो बनाई थी भैया 1858 में। शाहाबाद पर उन्होंने जब अपना अधिकार किया और जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार बनाई, और फिर पूरा उन्होंने सिस्टम ही वही बना दिया था। तो इन्होंने 1858 में जगदीशपुर में समानांतर सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है, किस मुकदमे के तहत बिहार में वहाबियों का दमन किया गया था? कौन सा मुकदमा था भाई? बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन हुआ 18 अक्टूबर 1863 में, ध्यान रखना। इस मुकदमे के तहत न्यायाधीश जो थे सर एडवर्ड ने 2 मई 1864 को अपने फैसले के सभी वहाबी अभियुक्तों को दोषी बताया। इसके 3 प्रमुख अभियुक्त थे, नाम याद रखना। याहिया अली नाम है, मोहम्मद जफ़र याद नाम है, और मोहम्मद शफ़ी। इन तीनों को मृत्युदंड दिया गया, बाकी अन्य 8 को उम्र कैद की सजा दी गई। तो लाल किला मुकदमा तो होगा नहीं, अम्बाला मुकदमा, याहिया अली मुकदमा। तो मुकदमा कौन सा होगा? ये वहाबी मुकदमा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, महान क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने अपने जीवन को कब समाप्त कर लिया था? खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में बम फेंका था ना गाड़ी पे, और गलती से वो किसी और के ऊपर पड़ जाता है। मुजफ्फरपुर का कांड है ये। तो 1908 में इन्होंने बम फेंका था, तो इनकी मृत्यु कब हुई भाई? इन्होंने कब समाप्त किया? इन्होंने समाप्त किया, देखिए क्या है इसका थोड़ा सा वो देख लें। तो प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 मई 1908 को मोकामा जाते समय रेलगाड़ी के डिब्बे में ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। मोकामा जाते समय किए थे रेलगाड़ी में भी। कब किए थे? 2 मई 1908 को, ठीक है। इसमें 3 प्रमुख मार्कर है कि पुलिस ने उनका सिर काटकर शिनावत के लिए कोलकाता भेज दिया, शिनाख्त के लिए। और प्रफुल्ल चाकी का नाम मुजफ्फरपुर बमकांड से जुड़ा हुआ था। मुजफ्फरपुर बमकांड 1908 में हुआ था, तो मई 1908 में। अगला प्रश्न है, आज़ाद दस्ता नामक
संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? देखो क्या है कि जयप्रकाश नारायण नेपाल चले गए थे, नेपाल के जंगलों में चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की बात है भाई, वो वहाँ पे जब नेपाल के जंगलों में पहुँचे तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि छापामार युद्ध किया जाएगा, ठीक है। और वहीं पर इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था, समझ रहे हैं। तो प्रांतीय कार्यालय संगठित हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई करेंगे, ठीक है, सरकार के विरुद्ध। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरकार को युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए थे, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? पुलिस गोलीकांड हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को था, पटना में हुआ था, ठीक है। तो इस पुलिस बम कांड गोलीकांड में 7 छात्र मरे थे। इन्हीं की स्मृति में पटना में शहीद स्मारक बनवाया गया है। तो 7 स्टूडेंट मरे थे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह, देखो कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता का विरोध करते हुए 1820 से 36 के बीच में आंदोलन किया। यह आंदोलन कहाँ कहाँ फैला था भाई? तो रांची में गया, सिंहभूमि गया, हजारीबाग, पलामू और मानभूम क्षेत्रों में गया। तो 1820 से 1836 के बीच में यह आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? प्रांतीय सभा का गठन 1774, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। तो इसमें देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, तो इसमें लेकिन 1774 सही हो जाएगा, ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट था कुल मिला के। अगला प्रश्न क्या है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? गया में, यहाँ पे तो CR दास थे ना, चित्तरंजन दास नाम है इनका। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे कि मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन भी किया था। CR दास नाम है, चित्तरंजन दास नाम है इनका। अगला प्रश्न है, फराइजी आंदोलन निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन से प्रेरित था? फराइजी आंदोलन, फराइजी आंदोलन जो है ये बंगाल में हुआ था, इसके नेता थे शरीयतुल्लाह। यह आंदोलन वहाबी आंदोलन से प्रेरित था भाई। अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे? बिहार टाइम्स पत्रिका का संपादन होता है 1894 में। इसमें बिहार को पृथक बनाने की मांग रखी गई। इसके जो संपादक थे उनका नाम था महेश नारायण, और उनके सहयोगी कौन थे? सहयोगी थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो संपादक पूछा गया है ना, तो महेश नारायण हो जाएंगे। अगर पूछा जाता किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो दोनों का नाम आ सकता है उसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में कब हुई थी? रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में कब हुई थी? देखिए, बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। किसने की थी भैया? बाबाजी ठाकुरदास ने। कब की, कहाँ की थी? पटना में की थी। 6 और 1906-07 में की थी। एक समाचार पत्र निकाले, द मदरलैंड, ठीक है, जिसके क्रांतिकारी विचारों का प्रचार हुआ। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 1906-07 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भवानी मंदिर नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? भवानी मंदिर, देखिए इसकी स्थापना सचिन नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का गठन किया। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में ही भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। तो नाम क्या है भैया? भूपेंद्र नाथ दत्त नाम है इनका, ठीक है, पटना में ही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 1908 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन किया गया था? 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां थे, जिनकी अध्यक्षता में नवाब सरफराज हुसैन खां, इनकी अध्यक्षता में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का
कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ और इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष बने हसन इमाम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया नवाब सरफराज हुसैन खां। अगला प्रश्न है, दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो कब से शुरुआत हुआ भाई इसका? देखिए 1921 में सितंबर का महीना है, मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना शुरू किया था। उस उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भैया राष्ट्रीय भावना का प्रसार करना, असहयोग कार्यक्रम का प्रसार करना, हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1921 सदाकत आश्रम याद रखना। और किसने किया था? मजहरुल हक ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में नंगी हड़ताल निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सामने आई थी? तो नंगी हड़ताल सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वदेशी का प्रचार, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हुई थी कि भैया छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। कहाँ के लोगों ने? छपरा जेल के लोगों ने, कैदियों ने, और नंगे रहने का फैसला कर लिया। तो कई दिनों तक यह जो है नंगी हड़ताल जारी रही। तो कब हुआ भैया? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? तो वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। ठीक है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से। इसी दौरान सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार हो चुके थे। 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गिरफ्तार हुए और बांकीपुर जेल में उनको रखा गया था। इसका प्रबल विरोध छात्रों ने भी किया। इसके दौरान बलदेव सहाय ने अधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो भैया उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की पहली बार पहचान किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की पहली बार पहचान की थी पुरातत्व शास्त्री थे अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इस क्षेत्र में उत्खनन का कार्य 1916 में शुरू हुआ। स्नूपर और शास्त्री ने आरंभ किया था। तो याद रखना अलेक्जेंडर कनिंघम इसका सही उत्तर हो जाएगा। और खोज की बात, जो उत्खनन की बात होगी तो 1916 में हुई है, स्नूपर और शास्त्री ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो भैया बिहार था ये। ठीक है, इस तो बिना देखे भी आप इसका उत्तर सही कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अफीम, शोरा, इन सब के लिए प्रसिद्ध है बिहार, था उस समय, नील के लिए भी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई थी और स्वामी सहजानंद इसके पहले अध्यक्ष थे। तो समय है भैया 1929 का। अगला प्रश्न है, कारावास नामक पत्रिका के लेखक कौन है भाई? कारावास पत्रिका, देखिए भवानी दयाल सन्यासी नाम है इनका। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान सक्रिय थे। 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। यहाँ उन्होंने कैदी मथुरा प्रसाद सिंह के सहयोग से हस्तलिखित पत्रिका कारावास निकाला था। तो भवानी दयाल सन्यासी हैं, इन्होंने निकाली ये पत्रिका और किसके सहयोग से निकाली? तो मथुरा प्रसाद सिंह के सहयोग से। अगला प्रश्न क्या है कि बिहारी नामक समाचार किसने निकाला था? बिहारी नामक समाचार, देखिए इसमें सच्चिदानंद सिन्हा हैं, महेश नारायण हैं, नंदकिशोर लाल हैं, श्री कृष्ण सहाय, ये सब लोग मिलकर जनवरी 1948 में पटना में बिहार टाइम्स या बिहार समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सच्चिदानंद सिन्हा भी हैं, महेश नारायण भी हैं, नंदकिशोर सहाय भी हैं, नंदकिशोर लाल हैं और श्री कृष्ण सहाय भी हैं। अगला है, ब्रह्म समाज की पहली शाखा बिहार के किस शहर में स्थापित हुई थी? ब्रह्म समाज की पहली शाखा डॉक्टर कृष्णानंद घोष, नंदन घोष द्वारा भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गई। कहाँ पे? भागलपुर में। बिहार में यह पहली शाखा थी, परंतु शीघ्र ही पटना, मुंगेर, जमालपुर, अन्य नगरों में इसकी शाखाएं खुली। तो पहली शाखा कहाँ खुली? भागलपुर में खुली। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में वहाबी आंदोलन, पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था भाई?
तो पटना में वहाबी आंदोलन का संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी, वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, ये राय बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था शहर के एक नामी गिरामी परिवार में हुआ था, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद का वंशज माने जाते थे। 1821 में मक्का गए, ठीक है, और जहां इन्हें अब्दुल वहाब नामक इंसान से दोस्ती हो गई इनकी। अब्दुल वहाब के विचारों से अहमद बरेलवी अत्यंत प्रभावित हुए और एक कट्टर धर्म योद्धा के रूप में भारत वापस लौटे। तो अब्दुल वहाब ने के नाम से इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन रखा गया। तो भैया किसने की थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी सैयद अहमद बरेलवी ने। ठीक है, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा नृत्य चित्रसेन और उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है? चित्रसेन उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है, तो वो कौन सा नृत्य है भाई? तो वो नृत्य का नाम है झिझिया नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न सुमेलित बताना है, सत्य सुमेलित है। देखिए इसमें जो है ना, खनन उद्योग औरंगाबाद है, लौह उद्योग गया पूर्णिया में होता है, चमड़ा उद्योग मोकामा में, कांच उद्योग पटना में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि सभी सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंधक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? बिहार के किस जिले में गंधक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भैया? रोहतास जिला में। कौन सा कथन असत्य है बताना हमें। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि बिहार का भौगोलिक विस्तार है 24, 20, 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश तक। सही बात है। दूसरा, बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 483 किलोमीटर। बिहार भारत के कुल चावल उत्पादन का 15% चावल उत्पादन करता है। सही है। बिहार के 3 जिले हैं, पश्चिमी बंगाल से सीमा साझा करते हैं। तो भैया ये भी सही है, ये भी सही, सभी सही। तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ याद रखना, बिहार का 7 जिला नेपाल से लगता है, 8 जिला उत्तर प्रदेश से लगता है, 8 जिला झारखंड से लगता है और 3 जिला लगता है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस जिले में आर्कियन चट्टानों का विस्तार है? आर्कियन चट्टानों का विस्तार अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए गया, नवादा, मुंगेर, बांका जिलों में ग्रेनाइट, नीच, शिस्ट, क्वार्टजाइट से बने आर्कियन चट्टान दिखाई देते हैं। कहाँ कहाँ? गया, नवादा, मुंगेर, बांका में। कई जिलों में क्वार्टजाइट के अलावा स्लेट और फिलाइट भी मिलता है। इसमें देखिए क्या है, गया, नवादा, बांका, मुंगेर, इन सभी में तो मिलता है भैया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो चारों में आर्कियन चट्टान मिलती है। अगला प्रश्न क्या है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? बिहार का जो तराई प्रदेश है ना, वो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, एक मिनट। बिहार का जो तराई प्रदेश है ना, भारत नेपाल सीमा पर है भाई। तराई प्रदेश कीचड़ युक्त मिट्टी का बना होता है। तो ये कहाँ पे है? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं। देखिए शिवालिक पर्वतीय हिमालय प्रदेश हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। बात सही है। दूसरा, रामनगर दून हरहा घाटी के उत्तर में। रामनगर दून देखिए भैया, छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है। ये 214 किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसकी अधिकतम ऊंचाई है 240 मीटर और यह जो है हरहा नदी घाटी के कहाँ है? उत्तर में नहीं है, ये दक्षिण भाग में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। याद रखना, हरहा नदी के दक्षिण में है कौन सा? रामनगर दून। तो याद रखना, सोमेश्वर पहाड़ी नई परतदार चट्टानों में मुलायम बलुआ पत्थर से मिलता है और घाटी की ऊंचाई गंगा के जलोढ़ मैदान से ऊंचा होता है। ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महीनों में से कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना होता है? तो देखिए पूरा उत्तरी गोलार्ध में जून का महीना लंबे समय वाला है पूरे उत्तर भारत में। 20 से 21 जून को सबसे बड़ा दिन भी होता है। मतलब बिहार में सबसे लंबे दिनों वाला महीना कौन सा होगा? तो वो जून ही होगा, क्योंकि उत्तर भारत का हिस्सा है भाई। अगला प्रश्न क्या है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है तो निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था? ये प्रश्न आया हुआ है, पहले भी पूछा गया है। देखिए गंडक परियोजना भारत नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए भारत तथा नेपाल सरकार के बीच 1959 में एक समझौता हुआ था और 1960 में ये काम शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर 1959 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते भाई? अब देखिए
झारखंड से अभी मैंने बताया 8 जिले सीमा साझा करते हैं, तो उनके नाम क्या हैं? नाम थोड़ा याद रखना। कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा, गया है, औरंगाबाद और रोहतास हैं। तो इसमें देखिए बांका जमुई भी है, ठीक है। हमने सीवान सारण का नाम तो नहीं लिया ना कहीं, या बेगूसराय खगड़िया का भी, खगड़िया तो होगा ही नहीं। भोजपुर जहानाबाद का भी नाम नहीं लिया हमने, तो इसका सही उत्तर बांका और जमुई हो जाएगा, ठीक है। तो 8 जिले याद रखना, फिर से बता देते हैं। झारखंड के साथ सीमा बना रहे हैं कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काकोलत जलप्रपात बिहार में किस जिले में अवस्थित है? काकोलत जलप्रपात है भाई, कहाँ पे है ये? देखिए ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ में युक्त ककोलत एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी के निकट बसा हुआ एक झरना है। यह झरना बिहार राज्य के नवादा जिले से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदपुर पुलिस स्टेशन के निकट में है। नवादा में है कुल मिला के। नवादा से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 15 किलोमीटर दक्षिण रजौली की ओर जाने पर फतेहपुर से एक सड़क अलग होती है और इस सड़क को गोविंदपुर फतेहपुर रोड कहा जाता है। यह सड़क सीधे थाली मोड़ को जाती है, जहां से 3 किलोमीटर दक्षिण ककोलत जल प्रपात है। तो कहाँ पे हुई है? नवादा जिला में है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? देखिए इसमें करमनासा बनाती है, बात सही है। गंडक बनाती है, गंडक 120 किलोमीटर लंबी रेखा बनाती है, सीमा रेखा भारत उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, और घाघरा भी है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कैमूर और रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी प्रायः पाई जाती है? कैमूर और रोहतास के पहाड़ी पठार मतलब क्षेत्र में, तो यहाँ पे लाल बलुई मिट्टी पठारी मिट्टी है, जो कैमूर रोहतास के पठारी भाग में मिलती है। इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, इसकी उर्वरा शक्ति बहुत कम होती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो कौन सी मिट्टी भाई? लाल बलुई मिट्टी, ठीक है, कैमूर रोहतास में। अच्छा, बत्तख के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? बत्तख के लिए नगी डैम प्रसिद्ध है, नगी डैम नाम है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस जैविक उद्यान अभयारण्य का प्रमुख आकर्षक सांपों का घर है? तो सांपों का घर भाई कौन सा है? देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान है पटना में, ठीक है। यहाँ पर 11 कमरों का एक सांप घर हुआ है, जो आकर्षण का केंद्र है भाई। कौन सा है भाई? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है कैमूर आसरणी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला राज्य कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? राज्य नहीं, जिला की बात होगी यहाँ पे। तो इसमें देखिए बिहार का सबसे ज़्यादा सघन वन प्रदेश पाया जाता है कैमूर में। कितना है? 1062 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैमूर, ठीक है। आगे देखते हैं, मिलान करना भैया। देखिए राजीव गांधी अभी हम पढ़े थे पटना में, नहीं संजय गांधी पढ़े थे वहाँ। यहाँ पे मिलान करना हमें राजीव गांधी। पहले हम वाल्मीकि नगर अभयारण्य देख लेते हैं। तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य जो है वो चंपारण में है, तो बी का तीसरा कर देते हैं भैया। बी का तीसरा अभी 2 ऑप्शन में दिख रहा है। कैमूर अभयारण्य कहाँ है? तो कैमूर अभयारण्य है रोहतास में, सी का दूसरा। तो बी का तीसरा, सी का दूसरा, तो ये एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अब एक ही हिसाब से देख लेते हैं। राजीव गांधी जैविक उद्यान है पटना में, वाल्मीकि नगर है चंपारण में, कैमूर है रोहतास में। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो ये भैया बोध गया। राजगीर कहाँ है भैया? नालंदा में है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश के किस क्षेत्र में होती है? नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है भाई? बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र भूमि का लगभग 30% से अधिक है। 30% से अधिक भाग नहरों के द्वारा सिंचा जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है ना, सबसे ज़्यादा ये है रोहतास, पहला नंबर है। दूसरा नंबर है भोजपुर, तीसरा नंबर है औरंगाबाद, ठीक है। रोहतास, भोजपुर
औरंगाबाद। तो इसका सही उत्तर रोहतास हो जाएगा। पहले 3 का याद रखना। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है? नकदी फसल, अब देखिए गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू, ये सब बिहार की मुख्य नकदी फसलें हैं। कौन सा? गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी है, ये सबको पता होगा, इसमें कोई दो राय है भी नहीं। ठीक है, सही उत्तर बरौनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है? बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है बिहार में, वार्षिक रूप से देखा जाए औसतन। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कहाँ पे स्थापित किए गए? ये किए गए भैया भागलपुर और समस्तीपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में किस नदी से त्रिवेणी नहर निकाली गई थी? सबको पता होना चाहिए और सबको पता भी है, हमको पता है कि सबको पता है। देखिए, त्रिवेणी नहर भारत नेपाल सीमा के निकट पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान से गंडक नदी से निकाला गया है। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण याद रखना हमें। कौन सी नदी है? गंडक नदी। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, सोन तो वहीं पे है ना, गंडक भी है, कोसी भी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई, सब कुछ है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है भैया 5226 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? पश्चिमी चंपारण। अच्छा, एक चीज और, क्षेत्रफल इसका 5226 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना का आंकड़ों के साथ देखा जाए, जिले की कुल जनसंख्या, इस जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? 39,35,042। इसके बाद गया का नंबर आता है, सबसे बड़ा जिला है, जो कि 4976 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, लेकिन गया जिला की जनसंख्या कितनी है? कुल 43,59,700। इस हिसाब से तो वो पश्चिमी चंपारण से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे है। कहाँ पे? गया में। ठीक है, तो भैया याद रखना, पहला पश्चिमी चंपारण और दूसरा आता है गया का नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस फसल की सबसे अधिक उत्पादकता के लिए बिहार को 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जा चुका है? 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है बिहार को, लेकिन किस फसल के उत्पादन के लिए दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, गेहूं के उत्पादन के लिए मिला है। बिहार सरकार को गेहूं उत्पादन के लिए दूसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। इसके पहले भी चावल और गेहूं के लिए एक बार, मक्का उत्पादन के लिए 2 बार कृषि क्षेत्र में देश का यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जा चुका है। बिहार को पहली बार कृषि कर्मण पुरस्कार 2011-12 में चावल के सर्वाधिक उत्पादन के पहली बार मिला, 2011-12 में चावल के उत्पादन के लिए। उसके बाद 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16, 16-17 में मक्का के लिए, फिर 17-18 में गेहूं को फिर से उत्पादन के लिए मिला। ठीक है, ध्यान रखना, तो किसके लिए मिला? गेहूं के लिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाएगी भाई? बिहार में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती है। पुरानी जलोढ़ को खादर और नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौशिकी नदी किस नदी का वास्तविक नाम है? कौशिकी नदी किस नदी का वास्तविक नाम है? कौशिकी जो है ना, कोसी को बोलते हैं भाई। उत्तर भारत की प्रमुख तथा पवित्र नदियों में से एक है। स्कंद पुराण के मानस खंड में इस नदी का उल्लेख कौशिकी के नाम से हुआ है। कहाँ पे? स्कंद पुराण के मानस खंड में। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, बिहार में बूढ़ी गंडक नदी जो है उत्तरी बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटती है।
हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार में प्रवाहित होने वाली उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है। इसकी उत्पत्ति होती है सोमेश्वर पहाड़ी के विशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से होती है। कहाँ से होती है भैया? विशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से सोमेश्वर पहाड़ी के भाग है। तो बूढ़ी गंडक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये सबसे अच्छा प्रश्न है और ये है 2.86%। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। ठीक है। तो ये आपको प्रश्न बताना है कि बिहार का कितना जिला गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार में कहाँ पर स्थित है? अभी हमने ऊपर जिक्र किया था जहाँ पे मिलान वाली बात कर रहे थे। तो देखिए गौतम बुद्ध जो वन्यजीव अभयारण्य है ना, इसकी स्थापना 1776 में गया में हुई थी। ठीक है। यहाँ पे चीता, सांभर, तेंदुआ, हिरण और चीतल पाए जाते हैं। तो गया में है ना ये, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें गया का नाम दिया ही नहीं गया। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा के सीटों के तहत पूरे राज्य को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है 243। इसमें 242 निर्वाचित होते हैं, एक सदस्य मनोनीत होता है। ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब 243 सही होगा। ठीक है। वो मनोनीत वाला जो सिस्टम है वो एंग्लो इंडियंस का था ना, वो अब समाप्त हो चुका है। बिहार विधान परिषद का विघटन किया जाता है। बिहार विधान परिषद का विघटन किया जाता है। देखो एक चीज ध्यान रखना कि विधान परिषद हो या राज्यसभा, ये दोनों स्थायी सदन है, कभी समाप्त नहीं होते हैं, विघटन इनका नहीं हो सकता है। ठीक है। तो याद रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। ठीक है। इसके 2/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, याद रखना। अगला सही, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है। राज्य शासन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख है राज्य का मुख्य सचिव होता है। ठीक है। मुख्यमंत्री को उनके कार्य दायित्वों, विशेषकर प्रशासनिक और कार्यान्वयन आदि के प्रति कार्यपालन, परामर्श और सहायतार्थ कार्य संचालित करता है। तो क्या नाम होगा? उनका नाम है भैया मुख्य सचिव होते हैं। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता हेतु होते हैं? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए होते हैं। कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए रजिस्ट्रार भी होते हैं, संयुक्त रजिस्ट्रार होते हैं, उप रजिस्ट्रार होते हैं, सहायक रजिस्ट्रार होते हैं। तो ये सभी सही उत्तर, इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? देखिए छावनी बोर्ड को स्थानीय प्रशासन में शामिल नहीं किया जाता, ये सबको पता है। देखिए स्थानीय प्रशासन का जो मतलब है कि वैसे प्रशासन जो नगर निगम, सुधार न्यास, नगर पालिका, पंचायती राज संगठन, महानगर पालिका, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, छावनी बोर्ड आदि के रूप में नागरिक के जीवन की सुविधाओं में से संबंध रखता है। तो इसमें भैया सभी सही है। ठीक है। तो सम्मिलित जो नहीं है उसमें से ये तो सभी सम्मिलित हैं इसमें, तो इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है। और 6 स्तर पर बिहार में स्थानीय प्रशासन चलता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार उससे संबंधित विषय में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं भाई। देखिए क्या है कि चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र से संबंधित है, मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म और दर्शन से संबंधित है, विद्यापति पुरस्कार हिंदी में रचित लोक साहित्य के लिए है, आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के लिए है। तो इसका ये सभी सही सुमेलित है, इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो देखिए बिहार में है भैया, वर्तमान इस समय 6 राज्यों में है। कौन कौन से है भाई? उत्तर प्रदेश, नहीं पहले बिहार से लेते हैं। तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, 2 हो गए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना ले लीजिए, 4 हो गए, फिर महाराष्ट्र हो गया 5 और छठा हो गया कर्नाटक। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में मौजूद है। तो इसमें कहीं केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश का नाम आया है? नहीं आया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक फैक्ट याद रखना कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद के गठन के लिए उसने मतलब वो गठन करना चाह रहा है पश्चिम बंगाल। लेकिन एक चीज़ और याद रखना कि आंध्र प्रदेश अपने विधान परिषद
को समाप्त करने की कवायद में लगा हुआ है। तो ये दो प्रश्न पॉइंट याद रखना, ये करंट की न्यूज है, ठीक है। एक अपने गठन के लिए सिफारिश कर रहे हैं, एक अपने मतलब समाप्त करने की सिफारिश कर रहे हैं, तो दोनों को याद रखना। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। तो पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन जो होता है वो कैसे होता है, कितनी आबादी पर होता है भाई? तो देखिए ये जो होता है ना, ग्राम पंचायत का जो गठन है वो 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाता है और 500 आबादी पर एक सदस्य का चुनाव होता है। प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति का गठन होता है उसमें 5,000 की आबादी पर उनका चुनाव होता है, पंचायत समिति के एक सदस्य का चुनाव होता है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। राबड़ी देवी पहले महिला मुख्यमंत्री हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 12 फरवरी 1999 तक रहा, पहला कार्यकाल। दूसरा रहा 9 मार्च 1999 से 1 मार्च 2000 तक। तीसरा कार्यकाल कार्यवाहक के रूप में रहा, 1 मार्च 2000 से लेकर 3 मार्च 2000 तक रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राबड़ी देवी। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। कार्यकाल इनका रहा है 2 जुलाई 1973 से लेकर 11 अप्रैल 1975 तक। लेकिन बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई? तो ये थे भैया श्री कृष्ण सिंह। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी थी। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था? अब्दुल गफूर नाम है इनका, ठीक है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू हो जाने के बाद बिहार में किस अवधि में पंचायती चुनाव कराए गए थे? 93 में जब पंचायती राज अधिनियम लाया गया उसके बाद की बात है ये। तो उसके बाद ये 93 में लागू हुआ, तो बिहार में 11 से 30 अप्रैल 2001 के बीच की अवधि में पंचायती चुनाव कराए गए थे। तो कब कराए गए थे? 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2001 के बीच में। अगला प्रश्न है, बिहार एक अलग प्रांत बना, तो ये 1912 में बना था, ये आप लोगों को सबको पता होगा। अगला प्रश्न क्या है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1906 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो भी कितनी है? ये 27% है ना। 2006 के अंतर्गत अति पिछड़े वर्गों के लिए 20% आरक्षण की व्यवस्था है। ध्यान रखना, महिलाओं के लिए कितना है? 50% है, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर 20% हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। तो जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव जो होता है वो कितने हजार की आबादी की आबादी पर होता है? एक जिला परिषद का गठन, ठीक है। बिहार राज्य अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होता है। इसके सदस्य का चयन होता है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, ध्यान रखना। और प्रत्येक जो सदस्य का चुनाव होता है वो 50,000 की आबादी पर होता है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की प्रार्थना है। तो बिहार राज्य की प्रार्थना कौन सी भाई? ये भी प्रश्न है एक। तो बिहार राज्य की जो प्रार्थना है वो है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण राज करे। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग वालों का जो प्रतिशत है वो है 39%, ठीक है। नहीं, एक मिनट, भारत में 39% है, लेकिन बिहार में वहीं पे ये 48% है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है वो है 68.1 वर्ष। पुरुषों के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68.9 वर्ष है, महिलाओं के लिए 68.5 वर्ष है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न है, बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भाई? महिला जनसंख्या का प्रतिशत है 47.86%, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो देखिए, बिहार के जनसंख्या जो है 10 करोड़ 38 लाख है। इसमें 82.69% आबादी हिंदू, 16.87% आबादी मुस्लिम की है। हिंदू आबादी में 17% सवर्ण है, 51% ओबीसी, 15.7% एससी
और 1.3% हैं एसटी। तो इसमें क्या पूछा गया है, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी पूछा गया, तो ये है 1.3%। ठीक है। अगला है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पे है भाई, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। यहाँ की साक्षरता है 61.8%। जिलों में देखा जाए रोहतास में साक्षरता दर सबसे उच्च है 73.37%, लेकिन पूर्णिया की सबसे कम है 51.08%। तो रोहतास की सबसे अधिक है 73.37% और पूर्णिया की सबसे कम है 51.08%। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले हैं। तो प्रथम 4 जिले कौन कौन से भाई, देखिए गोपालगंज 1021, सीवान 988, सारण 954, किशनगंज 950, नवादा 939। तो कौन कौन सा हुआ, गोपालगंज पहले आएगा, फिर सीवान आएगा, फिर सारण, फिर किशनगंज, फिर आएगा नवादा। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो बिहार का लिंगानुपात 2011 के अनुसार अभी है 918। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में कुल प्रजनन दर 2016 के अनुसार कितनी है, तो ये है 3.3%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। तो इसमें भैया याद रखना 1 से 11 के दशक में 3.3% की गिरावट आई है। इसी के साथ वर्तमान में यह 25.07% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक भी है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी 30.65%। कहाँ पे हुई थी, मधेपुरा जिले में। जबकि सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई, गोपालगंज में ही। गोपालगंज में कितना हुई, 18.83%। तो 30.65% की वृद्धि के साथ सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी मधेपुरा में, और 18.83% के साथ सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई थी आपके गोपालगंज में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा मधेपुरा। अगला प्रश्न है बिहार के संदर्भ में असत्य बताना हमें। ठीक है। अब देखिए सभी हिंदू 62.7% हैं, सही है। मुस्लिम 16.9% हैं, सही है। ईसाई हैं 0.1% सही है। अन्य हैं 0.3% सही है। तो ये सभी सही है, सही उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बिहार में कितनी है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बिहार में कितनी है, तो भैया ये है 26। अगला प्रश्न है बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है। बिहार के किस जिले में सिगरेट का कारखाना, तो ये भैया मुंगेर में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में किस जगह डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी। तो कहाँ पे होगा, देखिए यह देश का दूसरा सबसे बड़ा डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना होगा, जो अनुमानित लागत है 2052 करोड़ रुपया। और ये कहाँ बनेगा, छपरा जिला है, मढ़ौरा स्थान है, मढ़ौरा नाम याद रखना। बिहार का वर्तमान जीएसडीपी कितना है भाई, वर्तमान जीएसडीपी ये आप बजट से थोड़ा कवर कर लेना, जो बजट वाली वीडियो है इसमें हम 21-22 के हिसाब से देख लेते हैं। अगर तो जीएसडीपी है 7,57,026 करोड़। ठीक है। 2000 नया वाला जो बजट आया ना उसमें देख लीजिएगा आप लोग, वो वीडियो हमने डाल रखा है चैनल पे। ठीक है। अगला प्रश्न है 21-22 के अनुसार बिहार में राजकोषीय घाटा कितना था। 21-22 के अनुसार, ठीक है, ये है भैया बिहार बजट के अनुसार बिहार में राजकोषीय घाटा कितना है। तो जो राजकोषीय घाटा बिहार में है ना वो है 2.97%। अगला प्रश्न है बिहार सरकार की कर आय में सबसे अधिक आय किसकी है, तो ये है भैया SGST का, स्टेट जीएसटी का। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार बजट में सबसे अधिक व्यय निर्धारित है, तो किसके लिए है भाई, वो है सबसे ज़्यादा शिक्षा के लिए। ठीक है। और 19% 2021-22 का बजट बता रहे हैं। नया वाला आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो हमने अपलोड कर दिया। ठीक है। अब अच्छा बिहार में जैविक कॉरिडोर में कुल कितने जिले शामिल हैं,
जैविक कॉरिडोर में कुल कितने जिले शामिल हैं इसमें? देखिए बिहार में जैविक कॉरिडोर में 13 जिले शामिल हैं। तो 13 जिले शामिल हैं। इस योजना में किसानों को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान और निःशुल्क प्रमाणीकरण की सुविधा दी जा रही है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि बिहार में गंगा नदी के दोनों किनारों के पास के 13 जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। तो एक से एक प्रश्न और तैयार हुआ कि गंगा नदी पर 13 जिले बसे हुए हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग को डेल्टा सूचकांक में बिहार के किस आकांक्षी जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है भाई? लोगों के पास मोबाइल के मामले में बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है। सूबे में करीब 47% आबादी के पास मोबाइल नहीं है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की ओर से अगस्त के जारी आंकड़ों के अनुसार दूरसंचार घनत्व जो है 100 आबादी पर फोन की संख्या में देखा जाए तो दिल्ली पूरे देश में टॉप में है, जहां दूरसंचार घनत्व है 272.09%। वहीं बिहार में यह राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। कितना है? 52.62%। ठीक है, और लगभग मान के चले तो 52.7% है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 52.7%। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2017 में बिजली उत्पादन का कुल लक्ष्य कितना है? देखिए इसमें जो पूरा लक्ष्य है 2017 के अनुसार वो है 3433 मेगावाट। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में कौन जिला प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के अनुसार पहले स्थान पर है? इसमें पटना का नाम आ जाएगा। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के अनुसार पहला स्थान पटना का है। बिहार में धान का कटोरा किसको कहा जाता है? बिहार में देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। धान गेहूं दाल यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। रोहतास जिले को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा डालमिया नगर में रोहतास जिले का औद्योगिक केंद्र है, ये भी याद रखना। तो डालमिया नगर कहाँ है? रोहतास जिला में है। बिहार में चीनी का कटोरा किसको बोलते हैं भाई? बिहार में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा भी है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, आलू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो देखिए बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। याद रखना, तीसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है बिहार। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसमें 322.5 हेक्टेयर आलू के उत्पादन के लिए है। इस राज्य में आलू का उत्पादन 6640.60 टन प्रति वर्ष है। तो सर्वाधिक आलू की उत्पादकता होती है नालंदा जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी योजना 7 निश्चय 2.0 का भाग है? अब बताइए। इसमें देखिए सुलभ संपर्कता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या जब 1 वर्ष पूरी हो जाएगी तो उसको कितनी राशि मिलती है? तो ये मिलती है भैया 1000 रुपया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस एक वस्तु को बिहार में जीआई टैग नहीं मिला है? देखिए शाही लीची को तो मिला है, मगही पान को भी मिला हुआ है ना? तो किसको नहीं मिला हुआ है? अब देखिए इसमें महुआ को नहीं मिला है भाई, याद रखना, महुआ को नहीं मिला है, सिक्की घास को मिला है, शाही लीची को मिला है, मगही पान को भी मिला हुआ है। अच्छा, पतितों के देश में नामक उपन्यास के लेखक कौन है? पतितों के देश में उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? हिंदी के महान साहित्यकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इनकी रचनाएं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए बड़ी प्रेरक सिद्ध हुई थी। और रामवृक्ष बेनीपुरी जो थे, इनके उपन्यास पतितों के देश में एक कैदी की पत्नी शब्द चित्र है लाल तारा में वामपंथी राष्ट्रीयता का प्रकाश है। तो भैया कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? ये प्रश्न पूछा भी गया है और आप लोगों को बहुत सिंपल प्रश्न है, पता होना चाहिए कि पीर मोहम्मद मुनीस हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे। इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण, उनकी दशा का मार्मिक वर्णन किया था। तो क्या नाम है? पीर मोहम्मद मुनीस, इन्होंने किया था। अगला प्रश्न क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक द्वारा फरवरी 21 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? तो ये है भैया 11.5%।
किसके अनुसार? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमिक ने जारी किया। फरवरी 2021 में बिहार की बेरोजगारी दर है 11.5%। अच्छा, खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? खादी का अर्थशास्त्र, ये खादी का अर्थशास्त्र और चंपारण की वर्तमान दशा पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना, इन दोनों पुस्तकों में क्रांतिकारियों के लिए आग में घी डालने का काम किया गया। तो कौन लिखे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? वर्तमान में प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर सबसे समृद्ध जिला मतलब बिहार का कौन सा है? आर्थिक समीक्षा 2018-19 के तहत प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर 3 सबसे समृद्ध जिले हैं, पटना, सारण और बक्सर। पेट्रोल की खपत के आधार पर देखा जाए तो पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पटना ही आएगा कुल मिला के। ठीक है, अगला प्रश्न है, सड़क दुर्घटना में बिहार का कौन सा स्थान है? सड़क दुर्घटना में याद रखिएगा, सड़क दुर्घटना की संख्या में देखा जाए तो बिहार राज्य सबसे कम थी। ठीक है, नहीं एक मिनट, पथ सुरक्षा के उपायों से क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया गया कि 2018 में बिहार प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या देश के सभी प्रमुख राज्यों के बीच में सबसे कम थी। अंतिम से द्वितीय है, अंतिम से तृतीय, लेकिन नहीं, अंतिम है, बिल्कुल अंतिम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 2019-20 से 21-22 तक कुल अनुमानित व्यय कितना है? जल जीवन हरियाली के तहत तो कितना है भाई? ये है 24,500 करोड़ रुपया। नया वाला बजट का वीडियो देख लीजिएगा जरूर आप लोग। ठीक है, हो सकता है नए वाले बजट से ही प्रश्न पूछे जाएं। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली डीजल अनुदान की राशि कितने रुपए प्रति लीटर थी? ये पुराना क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए, ये नहीं देखेंगे। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री स्वामी स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कितनी राशि दी जाती है भाई? ये दी जाती है 1,000 रुपये। ठीक है, और उद्देश्य ये है कि 12वीं पास जो बेरोजगार युवक है ना, उनको अधिकतम 2 साल के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो कितना दिया जाएगा? 1,000 रुपये प्रति माह। अगला प्रश्न है, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय कुमार चौधरी। क्या नाम है? विजय कुमार चौधरी। इसका विमोचन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वाह योजना से संबंधित नहीं है? अब देखिए, प्रोजेक्ट गंगा से नालंदा, नवादा, गया जिलों में 89 लाख लोगों के घरों में गंगा जल पहुंचाने की मतलब योजना बनाई गई है। कैसे पहुंचा जाए? घोड़ कटोरा, मातनाजे गांव के बीच वाटर डिटेंशन टैंक ट्रीटमेंट प्लांट, तकनीकी कर्मचारियों के फ्लैट पावर सन स्टेशन का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। कहाँ पे भैया? नालंदा, नवादा, गया में। तो संबंधित नहीं कौन सा? नालंदा, नवादा, गया है ही है, तो राजगीर इसमें सही हो जाएगा। राजगीर नहीं इसमें शामिल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, कश्मीर की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? कश्मीर की बेटी डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद का निधन हुआ अभी हाल ही में। इनका संबंध बिहार के छपरा जिले से था। ठीक है, इन्होंने 2 प्रमुख पुस्तक की रचना की थी। कौन सी? एक तो की थी भैया शिप्रा साक्षी और दूसरी है कश्मीर की बेटी। तो नाम क्या है? डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद नाम है। अगला प्रश्न क्या है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई? बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत बिहार सरकार ने पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल और प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के लिए जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की। इसकी शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अक्टूबर 2019 को किया था। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2019 को। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में बिहार मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं, तो वो कौन है भाई? मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, तो ये हैं नरेंद्र कुमार सिन्हा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया था?
नामित किया गया था किसी को। तो केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा हुई। इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य शामिल हुए, जिसमें बिहार के कामेश्वर चौपाल को भी शामिल किया गया था। क्या नाम है उनका? कामेश्वर चौपाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि इथेनॉल उत्पादन नीति लागू करने वाला बिहार का कौन सा स्थान है? तो पहला राज्य है ना भारत का इथेनॉल वाला, ठीक है ना, तो भारत का ये पहला राज्य है भाई। अगला प्रश्न क्या है और ये कब से लागू हुआ है? देखिए 19 मार्च 2021, ये 2018 की राष्ट्रीय नीति है, ध्यान रखना। 19 मार्च 2021 को उद्योग मंत्री हैं सैयद शाहनवाज हुसैन ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कोसी मेची नदियों को जोड़ने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी थी? कोसी मेची नदियों को जोड़ने के लिए ये भैया दिए थे 4900 करोड़ रुपया। 4900, 4900 है, ठीक है, ध्यान रखना, ई इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है? सोन नदी पर हाल ही में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है। सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में वित्त वर्ष 21-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया 6.08%। ठीक है, अगला प्रश्न है कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई? बिहार में के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हुई है? तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए बिहार सरकार ने बेगूसराय में फरवरी 2020 में से बंद ऑक्सीजन प्लांट को शुरू किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार का निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्विस सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर गया हो जाएगा। तो भैया इसी के साथ ये 150 प्रश्न भी आज कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे परफेक्शन आईएएस का टेस्ट। ठीक है, उसकी पीडीएफ हम आपको देते जाएंगे बराबर से। वीडियो बनेगी, वीडियो के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाया करेगी। तो भैया इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।